स्टार्ट करते हैं फिर आप हम अपने जो चैप्टर 2 है कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसकी किट। तो पीपीपी किट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ डीड। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय डीड आपको करना है। तो बाय डीड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि प्रॉपरली एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें आई विटनेस हो, गवाह हो, और उसमें प्रॉपर उनके सिग्नेचर्स वगैरह हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड कहते हो। तो जो कन्वेंस ऑफ लैंड एंड लीजेस होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय डीड करना पड़ता है। जो तीन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के होंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो होता है, जब आप शेयर ट्रांसफर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जिस बंदे को शेयर्स दिए जा रहे हैं उन कंपनी का नाम होता है, ठीक है। तो उसमें कोई विटनेसेस वगैरह की जरूरत नहीं होती। सेम फॉर द कंज्यूमर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कंज्यूमर को जो है लेंडर कोई लोन वगैरह दे रहा है, तो उसको कंज्यूमर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसको भी बाय डीड होना जरूरी नहीं। तो कन्वेंस ऑफ लैंड और लीजेस जो है वो बाय डीड होता है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन ऑफर। ऑफर क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबल टर्म्स नहीं। ऑफर तो पॉसिबल टर्म्स के ये पॉसिबल तो नहीं होती, उसमें तो डेफिनेट क्लियर स्टेटमेंट होती है कि यार मैं इन चीजों पे बाउंड हूँ, इन टर्म्स पे मैं बाउंड होऊंगा। तो पॉसिबल टर्म्स नहीं होती। ये तो ऑफर नहीं होगी। डिस्प्लेइंग गुड्स फॉर सेल इन अ सुपरमार्केट, तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है आपको पता है वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है, ऑफर नहीं होती। बाकी वर्बल प्रॉमिस टू बी बाउंड ऑन स्पेसिफिक टर्म्स, हाँ एक प्रॉमिस करना कि मैं एक स्पेसिफिक टर्म्स पे बाउंड होऊंगा, तो वो आपका ऑफर होता है। ऑफर जो है वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, तो यस वर्बल भी हो सकती है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इन अ सेल बाय ऑक्शन दैट इज स्टेटेड टू बी विदाउट रिजर्व। यानी कि एक ऑक्शन है जो विदाउट रिजर्व है। अब विदाउट रिजर्व ऑक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि विद रिजर्व ऑक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक रिजर्व प्राइस सेट कर देते हो। यार इतनी प्राइस तक अगर या इससे ज्यादा का मेरी बोली लगी सामान की, तो तब मैं जो है वो सामान को बेचूंगा। अदरवाइज अगर रिजर्व प्राइस से कम की बोली लगी तो मेरे पास ये है अथॉरिटी कि मैं वो सामान को विड्रॉ करूँ, ठीक है। जबकि विदाउट रिजर्व में ऐसा होता है कि जैसे ही आप सामान ऑक्शन पे लगा देते हो, दैट्स इट। अब उस सामान ने बिकना ही बिकना है, ठीक है। तो ऑप्शन विदाउट रिजर्व में जैसे ही आप गुड्स को प्रेजेंट कर देते हो, तो वो आपकी तरफ से ऑफर हो जाती है, क्योंकि आप उसको विड्रॉ तो नहीं कर सकते ना। ऑफर एक डेफिनेट क्लियर स्टेटमेंट बेसिकली होती है। तो आपने जब गुड्स प्लेस कर दिए तो दैट्स इट। आपने ऑफर कर दी अगली पार्टी को कि आप मेरे गुड्स खरीद सकते हैं। जब विद रिजर्व था तो उसमें अगर आपने पुट अप कर दिया तो वो तो ऑफर नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि ऑफर को आप लीगली एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर वो ऑफर होती तो जो भी बिड जो बोलता, अगर वो रिजर्व प्राइस से कम होती तो आपको मजबूरन वो देनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। विद रिजर्व में आपके पास ये ऑप्शन होती है, अथॉरिटी होती है कि आप विड्रॉ कर सके, तो वो ऑफर नहीं होगी। उसमें जो बेसिकली दूसरे लोग हैं वो आपको ऑफर कर रहे होंगे, ठीक है। जो आप सामान उधर पेश कर रहे होगे वो इनविटेशन टू ट्रीट होगा। दूसरे लोग जो है जो उनकी बोलियां लग रही होंगी वो बेसिकली ऑफर होंगी। और जब वो हैमर फॉल करेगा तो वहां पर एक्सेप्टेंस हो जाएगी, सही है, जो विनिंग बिट होगी। तो ऑप्शन विदाउट रिजर्व में जैसे ही आप जो है गुड्स को प्रेजेंट कर देते हो, तो आपकी तरफ से ऑफर होगी कि यार ये मैंने गुड्स बेचने ही है, क्योंकि अब आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, सही है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है 3.3? जी जी। सही है। उसके बाद है, इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ हाउ लॉन्ग विल एन ऑफर रिमेन ओपन इफ नो टाइम पीरियड इज सेट फॉर इट्स एक्सपायरी। तो ऑफर के लैप्स होने का वो पूछता है बेसिकली। अगर कोई आपने पहले से ही सेट टाइम नहीं किया होता तो क्या टाइम होना चाहिए। तो वो कोई मखसूस टाइम नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर में हमने क्लास में भी बात की थी कि डिपेंड करता है। तो कोई भी रीजनेबल टाइम हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर पे, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्मिनेट एन ऑफर। इनमें से किस चीज की वजह से ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी। पोस्टिंग अ लेटर ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब है ऑफर को रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। तो रेवोकेशन में हमने पढ़ा था कि रेवोकेशन इज नॉट अफेक्टिव अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड। अगर जब तक वो कम्युनिकेट नहीं हुई हो थर्ड पार्टी को कि यार कि मैंने ऑफर कैंसिल कर दिया, तब तक वो अफेक्टिव नहीं है। तो पोस्टिंग अगर आपने लेटर को पोस्ट कर दिया है तो वो टर्मिनेट ऑफर को नहीं करेगा। जब वो रिसीव होगा तब वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन पोस्टिंग से नहीं होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं, इससे भी ऑफर खत्म नहीं होती कि आपने आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया है। डेथ ऑफ ऑफरी, हाँ जिस बंदे को आपने ऑफर की थी अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है तो फिर ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का इनमें से कौन सा वैलिड मेथड नहीं है। द ऑफरीज एक्सप्रेस वर्ड्स
ठीक है, यानी कि जिस बंदे को आपने ऑफर किया उसने एक्सप्रेसली बता दिया है, तो वो तो वैलिड वैलिड मेथड है ना, उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी है। ऑफरीज कंडक्ट, अगर अगले बंदे ने कंडक्ट से अपनी एक्सेप्टेंस शो की है, तो हमने केस पढ़ा था जिसमें बाप और बेटे के दरमियान केस था। बाप ने बेटे से कहा था कि तुम मॉर्गेज की पेमेंट्स करो, तो मैं तुम्हें घर तुम्हारे ट्रांसफर कर दूंगा। वो बेटे ने वो पेमेंट्स करना शुरू कर दी थी, यानी कि अपने कंडक्ट से उसने एक्सेप्टेंस शुरू कर दी थी, तो वो भी एक वैलिड मेथड हो सकता है। हाँ, साइलेंस ऑफ ऑफरी, कि मतलब आपने जिस बंदे को ऑफर की और आपने ये अज्यूम किया कि जी अगर वो खामोशी उसने अख्तियार रखी थी जो इसका मतलब एक्सेप्टेंस होगा, तो ऐसा नहीं होता। जो हमने केस पढ़ा था जहां पर अंकल ने अपने भांजे को घोड़े की कहा था कि आपने वो मुझे देना है, और उन साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आप खामोश रहे तो मैं ये अज्यूम करूंगा तो कि एक्सेप्टेंस है। हालांकि कोर्ट ने कहा था ऐसा नहीं होता। तो साइलेंस, किसी की साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट करना इज नॉट अ वैलिड मेथड। ठीक है, क्लियर है 3.6? जी जी। अब इसके बाद 3.7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्टल रूल इज करेक्ट। पोस्टल रूल के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिटन, नहीं। एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। पोस्टल रूल ये कहता है कि अगर आप एक्सेप्टेंस को बाय पोस्ट भेजते हो, तो जैसे ही आपने वो पोस्ट कर दिया तो उसी वक्त जो है एक्सेप्टेंस हो जाती है। ये एक्सेप्शन है रूल की, ठीक है, एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस इज नॉट इफेक्टिव अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड, ये एक्सेप्शन है, ने पढ़ा था। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा रिपीट कीजिएगा 3.7। 3.7 में वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पोस्टल रूल के हवाले से करेक्ट है। तो एक्सेप्टेंस जो हमने जब पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक वो कम्युनिकेट ना हो, ठीक है, ऑफरी को, सॉरी ऑफरर को, जिसने ऑफर किया। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन थी पोस्टल रूल, कि जब आप बाय पोस्ट कोई चीज भेजती हो ना, तो जिस दिन आपने पोस्ट किया तो वो एज्यूम किया जाता है पोस्टल रूल के तहत कि एक्सेप्टेंस उसी दिन हो गई है। तो एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ये जो है पोस्टल रूल है। क्लियर है ये? जी जी। सही है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जिसमें कोई निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं होती, और कॉन्ट्रैक्ट तैयारशुदा होता है। अगर आप चाहें तो उसको करें, अगर नहीं चाहें तो छोड़ दें, ठीक है, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अ वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, इसमें निगोशिएशंस की गुंजाइश भी है, एग्रीमेंट है। A contract for sale of the house between two private individuals, नहीं, this is not a standard form contract, ये basically contract by deed होगा। A contract for supply of electricity between a utility company and private individual, तो हाँ ये standard form contract है, कि आपने अगर अपने घर में लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी लगवानी है, तो ठीक है, आपने कंपनी को साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, दैट्स इट। नहीं लगवानी तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें। तो सी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में आएगा, ठीक है। बाकी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेक्ट है? अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, ये आप कुछ समझते हैं तो इसको गौर से सुनिएगा। पहली स्टेटमेंट उसने बताया कि लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पढ़ा है उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट से करेक्ट है। तो वो कहता है, द लॉ सीक्स टू इंश्योर इक्वल बार्गेनिंग पावर बिटवीन पार्टीज। लॉ जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो दो पार्टीज हैं उनके जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनकी बार्गेनिंग पावर इक्वल हो। बार्गेनिंग पावर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर एक कंपनी, बड़ी कंपनी है, वो किसी छोटी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो बड़ी कंपनी की जो बार्गेनिंग पावर है, यानी कि जो इन्फ्लुएंशियल पावर जिसको आप कह सकते हैं, वो ज्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ कहता है कि जी हम इंश्योर करेंगे कि जब तक दोनों की बार्गेनिंग पावर एक जैसी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट तो गलत हुई ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ भी कर सकती है ना, या बार्गेनिंग पावर अगर इक्वल नहीं है तो ये तो जरूरी नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है कि जी लॉ ये पहले इंश्योर कर दिया कि दोनों पार्टीज के दरमियान बार्गेनिंग पावर इक्वल हो, ये तो फॉल्स है। दूसरी, द लॉ विल ओनली इंटरफेयर इन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वन पार्टी अब्यूजेस अ स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पोजीशन। हाँ ये करेक्ट है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो ये नहीं कहती कि यार दोनों जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर इक्वल हो। हाँ, लॉ ये जरूर इंटरफेरेंस करती है कि एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की अगर बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो वो उसको अब्यूज कर रहा है, यानी कि जो उसकी इन्फ्लुएंशियल है, वो पावरफुल है, उस पावरफुल चीज का वो मतलब अब्यूज अगर करेगा ना, तो फिर जो है वो लॉ इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
बाकी द लॉ डज नॉट इंटरफेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, जब पार्टी दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें उस वक्त तो लॉ बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं होती ना, कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होती। द लॉ सीक्स टू मेंटेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी फॉल्स है, वही वाली बात आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि जी दो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उनकी बार्गेनिंग पावर इक्वल हो, इन्फ्लुएंशियल पावर उतनी उतनी हो, ठीक है। कम नीचे भी हो सकता है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। लॉ तभी बस इंटरफेरेंस करेगा, तभी इंटरफेयर करेगा जब वो देखेगा कि यार जिसकी इन्फ्लुएंशियल जो ज्यादा थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है वो अपनी पोजीशन को एब्यूज कर रहा है, तब लॉ जो है वो इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज लॉ इस चीज के हवाले से नहीं देखता कि यार क्या बार्गेनिंग पावर इक्वल है या नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये वाला 3.9? जी जी। सही है। इसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ वैलिड ऑफर्स। कौन सी दो चीजें जो हैं वो इनमें से ऑफर्स उनको आप कह सकते हैं। A person verbally stating to another person that they would like to sell their computer to them for a 500 pound today, तो yes this is an offer। बंदा क्लियरली डेफिनेटली स्टेटमेंट बता रहा है कि यार मैं जो है आपको ये अपना कंप्यूटर बेचूंगा 500 का, ये ऑफर है। अ न्यूज़पेपर एडवर्ट, तो एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर आपको पता है कि वो ऑफर नहीं होती, वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है, वो सिर्फ एक ही सिनारियो में ऑफर होती है। अगर वो न्यूज़पेपर एडवर्ट में आपने क्लियरली एक चीज को मेंशन किया हो, पब्लिक एट लार्ज को आपने वो बेसिकली एडवर्ट वो पब्लिक एट लार्ज के लिए हुआ हो, ठीक है, तो तब वो ऑफर हो सकती है। अगर उसमें कोई फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश ना हो तब वो ऑफर हो सकती है, जैसे कार्बल मिसेस कार्लिल वाला केस था, स्मोक बॉल मेडिसिन वाला। अदरवाइज जो है वो एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर जनरली क्या होती है, इनविटेशन टू ट्रीट, ये तो ऑफर नहीं होगी। उसके बाद अ पर्सन हैंडिंग देयर शॉपेज टू सुपरमार्केट चेकआउट ऑपरेटर, तो यस ये ऑफर है कि एक बंदा है वो सामान लेके चेकआउट जब करवा रहा है, यानी कि जहां पर पैसे की पेमेंट करता है, तो वो ऑफर ही है ना कि मैं आपका सामान खरीदता हूँ, तो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, तो ये ऑफर होगी। अ बिजनेस दैट सर्कुलेट्स इट्स प्राइस लिस्ट टू कस्टमर, एक बिजनेस जो है वो अपनी प्राइस लिस्ट कस्टमर को दे रहा है, तो दिस इज नॉट एन ऑफर, इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ट्रीट। कस्टमर क्या इस प्राइस पे मतलब वो चीज खरीदेगा नहीं, दिस अप टू कस्टमर, ठीक है। ये कोई ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ट्रीट है। ऑप्शन ए और सी जो है वो आपकी ऑफर्स होंगी, ठीक है। उसके बाद 3.11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैलिड ऑफर। अगेन वो ये पूछा है कि कौन सी जो है वो वैलिड ऑफर की एग्जांपल होगी। या डिस्प्ले ऑफ गुड्स, तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन शॉप शेल्फ, डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन शॉप विंडोज, दीज आर ऑल इनविटेशन टू ट्रीट, तो ये तो नहीं होगी। फिर वही एक शॉप है जो कि एडवर्टीजमेंट कर रही है प्रोडक्ट फॉर सेल की, तो वो भी एडवर्टीजमेंट जो है बेसिकली आपको पता है ऑफर नहीं होती। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है मैं पढ़ देता हूँ कि इनविटेशन फॉर पोटेंशियल सप्लायर्स टू टेंडर, तो टेंडर इनविटेशन टू टेंडर भी मैंने आपको बताया कि वो ऑफर नहीं होती, क्लास में डिस्कस किया था, वो इनविटेशन टू ट्रीट होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये तीनों चीजें ऑफर नहीं है, तीनों इनविटेशन टू ट्रीट है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शन क्या है, अ न्यूज़पेपर एडवर्ट दैट इंक्लूड अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अब देखिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, ऊपर हमने कहा था कि जनरली वो क्या होती है, वो इनविटेशन टू ट्रीट होती है, लेकिन इसमें उसने कहा है कि वो वर्ल्ड एट लार्ज को आपने की हुई है और उसमें आप रिवॉर्ड ऑफर कर रही हो इन रिटर्न फॉर पर्टिकुलर आइटम, तो वो ऑफर होगी क्योंकि उसमें निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, आपने बेसिकली एक एडवर्ट डाला न्यूज़पेपर में कि आपकी कोई चीज गुम गई है, जिस बंदे को वो चीज मिल गई, वो चीज मुझे पहुंचा दे तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पर कोई मतलब फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, उस बंदे ने जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको वो चीज पहुंचानी है, आप उसे पैसे दे दोगे, ठीक है। तो ये ऑफर हो सकती है, सही है। तो अगर फर्दर निगोशिएशन की गुंजाइश हो तो फिर न्यूज़पेपर एडवर्ट जो है वो आपकी वैलिड ऑफर हो सकती है, एक्सेप्शन है। जनरली जो है वो इनविटेशन टू ट्रीट होता है। ले रही है? जी जी। सही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंटर ऑफर इज करेक्ट। काउंटर ऑफर यानी कि आप ऑफर के अगेंस्ट जो ऑफर करते हो उसको आप काउंटर ऑफर बोलते हो। तो कह रहा है काउंटर ऑफर मे बी एक्सेप्टेड बाय ओरिजिनल ऑफरर, जो ओरिजिनल ऑफरर है वो काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अब फॉर एग्जांपल ए है, उसने बी को ऑफर की कि लैंड की, कि मैं तुम्हें अपना लैंड भेजूंगा $500 का, ठीक है। अब ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। अब बी ने आगे से काउंटर ऑफर कर दी, इसको काउंटर ऑफर कर दी कि यार
मैं 400 की लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब बी ने, अगर ए की मर्जी है, यानी कि अगर ए चाहता है तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है ना। ए जो है यानी कि ओरिजिनल ऑफर है, वो अगर उसने लैंड 400 का अगर बेचना है तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जो हमने मतलब मे बी एक्सेप्टेड। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो कि ए अभी मना कर दे क्योंकि इसकी काउंटर ऑफर हो गया, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर बी बाद में जाके कहे कि जी मैं ओरिजिनल जो ऑफर है ना वो एक्सेप्ट करूंगा, यानी कि ये ऑफरी जो है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑफरर जो है वो अगर चाहे तो वो काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ले रही है। नहीं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, काउंटर ऑफर जो है वो कह रहा है कि जो ऑफरर है बेसिकली वो काउंटर ऑफर को अगर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। अब ए है, वो ऑफरर है, उसने बी को ऑफर किया कि मैं अपना लैंड तुम्हें $500 का दूंगा। अब बी ने जो है आगे से कहा कि जी मैं जो है क्या कहते हैं 400, मैं आपसे 500 का नहीं 400 का खरीदूंगा। तो अब ए चाहे तो बी की ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है ना। अब बी ऑफरर है और ये ए जो है वो ऑफरी बन गया बेसिकली, तो वो चाहे तो एक्सेप्ट तो कर सकता है ना। तो वो यही लिखा हुआ है कि काउंटर ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सिंपल यही है, सही है। जी ठीक है। बाकी काउंटर ऑफर जो है डज नॉट टर्मिनेट द ओरिजिनल ऑफर, तो ये तो गलत है, काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को टर्मिनेट कर देता है। अ स्टेटमेंट दैट इंक्वायर्स वेदर अल्टरनेटिव टर्म्स वुड बी एक्सेप्टेबल इज अ काउंटर ऑफर। तो नहीं, अगर मतलब आप सिर्फ मेल स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मांग रहे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मांग रहे, तो वो काउंटर ऑफर नहीं होती। और काउंटर ऑफर जो है वो ओरिजिनल ऑफर ओरिजिनल ऑफरी को करता है, नहीं। काउंटर ऑफर जो है वो ऑफरी जो है वो ऑफर को करता है, तो ये लास्ट भी गलत है। आप बाकियों को भी गलत प्रूव करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद 3.13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल एन ऑफर बी टर्मिनेटेड। किस सिचुएशन में ऑफर टर्मिनेट होगी? व्हेन अ लेटर ऑफ रेवोकेशन इज पोस्टेड, नहीं, रेवोकेशन इज कम्युनिकेटेड, रेवोकेशन इज नॉट इफेक्टिव अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो ये देखें, एक्सेप्टेंस हम नहीं पढ़े कि पोस्टल रूल आएगा, पोस्टल रूल एक्सेप्टेंस में आता है। ऑफर की रेवोकेशन की बात करेंगे, ऑफर को रिवोक करना। तो जब आप अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ऑफर को रिवोक करना है, उसने रेवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया है, तो वो टर्मिनेट नहीं होगी ऑफर, क्योंकि रेवोकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक वो कम्युनिकेट ना हो। ये तो नहीं होगा। व्हेन अ थर्ड पार्टी हु इज सफिशिएंटली रिलायबल वर्बली नोटिफाइज द ऑफरी ऑफ ऑफर रेवोकेशन, हाँ, अगर थर्ड पार्टी जो है ऑफरी को बता दे बिफोर इज एक्सेप्टेंस किया और उसने अपनी ऑफर कैंसिल कर दिया, तो फिर तो यस होगी। हमने पढ़ा था कि रेवोकेशन डायरेक्टली ऑफर ऑफरी को भी बता सकता है, और ऑफरर जो है वो किसी रिलायबल थर्ड पार्टी के थ्रू भी बता सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद इनमें से कौन सी चीज है जो कि बाइंडिंग वैलिड बाइंडिंग एक्सेप्टेंस करेगी, ठीक है, यानी कि जिससे कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेशन हो जाएगी। काउंटर ऑफर तो है नहीं होगी, काउंटर ऑफर से तो उल्टा ऑफर ही ओरिजिनल कैंसिल हो जाती है, तो वो तो बाइंडिंग एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपने और मेरे दरमियान एग्रीमेंट हुआ एक, वहां पर हमने टर्म एंड कंडीशंस कुछ मेंशन की, ऊपर हमने एग्रीमेंट में लिख दिया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग फ्यूचर में जाके इन जो हमने टर्म्स और कंडीशंस है इन पे अगर हम लोग बाउंड हो गए, ठीक है, तो फिर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी जो है ये जस्ट हमारे दरमियान निगोशिएशंस के टाइम ये एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसी चीज को आप सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। जिस डॉक्यूमेंट में सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती, तो वो एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी अटेंडर टू परफॉर्म वन टास्क, तो वो तो बेसिकली ऑफ इनविटेशन टू ट्रीट आ जाएगा ना, वो तो मतलब उससे तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। हाँ, पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक बंदे ने आपको ऑफर किया, आपने उसके बदले में एक्सेप्टेंस भेज दी, तो वो बेसिकली जो है वो आपका आपका बाइंडिंग एग्रीमेंट बना देगा। पोस्टल रूल यही कहता था ना कि जब आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करते हो तो उसी वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक वैलिड मेथड है एक्सेप्टेंस का। इसके बाद 3.15 है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर आर करेक्ट। ऑफर की एक्सेप्टेंस के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एक्सेप्टेंस डज नॉट नीड टू बी कम्युनिकेटेड इन अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ट्रू है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जिसमें एक पार्टी जो है वो बाय परफॉर्मेंस काम शुरू कर दे, क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया था। तो एक्सेप्टेंस जो है वो उसकी कम्युनिकेशन होना यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है। वही वाला केस हमने जो पढ़ा था कि बाप ने जब अपने बेटे को कहा था कि तुम मॉर्गेज पेमेंट्स करना शुरू कर तो मैं घर तुम्हारे नाम कर दूं, ठीक है। अब उस बेटे ने बाप को कम्युनिकेट तो नहीं किया, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस, उसने वो 3-4 मॉर्गेज पेमेंट्स करना तो शुरू कर दी थी, ठीक है, तो उसने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस कर दिया था।
ऐसे केस में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी नहीं है जब आप बाय कॉन्डक्ट एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, उसी के हवाले से पॉइंट था। बाकी सेकंड पॉइंट है, इफ टू आइडेंटिकल ऑफर्स बिटवीन टू पार्टीज क्रॉस इन द पोस्ट एंड वन विल बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर, नहीं। जब बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर्स एक पार्टी दूसरी को और दूसरी जो है वो फर्स्ट वाली को भेज रही हो, तो उसे आप क्रॉस ऑफर कहते हैं, और क्रॉस ऑफर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता लीगल। ये क्रॉस ऑफर की डेफिनेशन है, तो ये तो गलत होगी। अंडर द पोस्टल रूल अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दैट हैज बीन पोस्टेड डज नॉट हैव टू बी रिसीव्ड बाय द ऑफरर टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो यस। पोस्टल रूल के तहत लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का अगले को पहुंचना जो है वो जरूरी नहीं है। पोस्टल रूल ये कहता है कि जब आपको बेसिकली जब लेटर आपने पोस्ट कर दिया तो बस उसी वक्त एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो अगले को पहुंचना जरूरी नहीं है, ठीक है। यही उसने लिखा हुआ है कि लेटर दैट हैज बीन पोस्टेड डज नॉट हैव टू बी रिसीव्ड, तो यस ही इज राइट। बाकी अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ एक्सेप्टेंस का, तो आपने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट करनी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर जो रीजनेबल वे होगा, आप रीजनेबल मेथड कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स नॉट कहीं भी लिखा हुआ कि मैंडेटरी है कि आपने बाय पोस्ट करना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली लास्ट जो है, ये फॉल्स है। अब आगे मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे से। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का मतलब वो है कि जो एट द मोमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो प्रोवाइडिंग गुड्स इन रिटर्न फॉर द पेमेंट एट द सेम टाइम, वो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। एक बंदे ने गुड्स प्रोवाइड कर दिए, दूसरे ने उसके बदले पैसे दे दिए, तो उसी वक्त जो है वो कंसिडरेशन एग्जीक्यूट होगी। बाकी अब प्रॉमिस ऑफ पेमेंट इन रिटर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एट लेटर डेट, वो फिर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होगी जिसको अभी होना है। अब प्रॉमिस टू पे फॉर द वर्क ऑलरेडी कैरिड आउट, तो वो फिर जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो पास्ट कंसिडरेशन कहलाती है, एग्जीक्यूटेड नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ कोर्ट्स डील्स विद द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है कि कोर्ट कैसे जो है वो एडिक्वेसी के, क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उस चीज को डिस्क्राइब करिए बेस्ट। कोर्ट्स विल सीक टू इंश्योर दैट कंसिडरेशन फ्रॉम ईच पार्टी इज ऑफ इक्वल वैल्यू, नहीं। कोर्ट ये नहीं कहती कि कंसिडरेशन दो तरफा जो है वो इक्वल वैल्यू की होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। कोर्ट विल सीक टू इंश्योर नो पार्टी मेक्स एक्सेस प्रॉफिट, तो नहीं, इसका तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन से ताल्लुक है ही नहीं। थर्ड है, कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन कॉन्ट्रैक्ट टू रेक्टिफाई अ बैड बार्गेन। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बैड बार्गेन बन रहा है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है, और ये हमने केस स्टडी पढ़ी थी कि एक बैड बार्गेन का मतलब ये है कि मैं वो केस कोई कोट कर देता हूँ कि वो जो बेवा का केस था, जिसमें वो कह रहे, उसने कहा था कि जी मैं सिर्फ 1 पाउंड जो है ना सालाना रेंट दूंगी, ठीक है। और जब वो जिसके साथ उसकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस बंदे के साथ कि आप मेरे घर में रह लें, तो बेवा ने कहा था कि स्टिल मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और मैं आपको 1 पाउंड जो है ना पर एनम रेंट दूंगी। अब जब वो बंदा मर गया, उसके बच्चों ने आके उस बेवा को निकालने की कोशिश की, कोर्ट में जाके ये बात कही कि यार ये तो 1 पाउंड तो रेंट होता ही नहीं है कोई, मतलब यूके में किस जगह पे 18 सेंचुरी का एक केस था, 19 सेंचुरी का, कि 1 पाउंड एनुअल रेंट तो किसी जगह पे भी नहीं होता ना, ये तो बहुत कम है। यानी कि ये तो बहुत बैड बार्गेन है, ठीक है। तो बेशक कोर्ट ने कहा वी आर कंसिडरेशन शुड बी सफिशिएंट, इट शुड नॉट बी इक्वल, के कंसिडरेशन जो है वो सफिशिएंट होगी। तो अगर एक बैड बार्गेन आपका हो गया, जो कि एक बैड बार्गेन था, लेकिन जो बेवा 1 पाउंड पे कर रही थी, इट्स सफिशिएंट, लॉ की नजर में उसकी कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू है, तो वो सफिशिएंट है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, कि जी आपका बैड बार्गेन हुआ था तो मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ कोर्ट के, जी या जी ये बेवा गलत कर रही है, आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो बैड बार्गेनिंग थी, तो मैं इसको हल करती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है, कंसिडरेशन के केस में ऐसा नहीं होता। कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये क्लियर है, ये 4.2 जी जी। सही है। इसके बाद, which of the following statement regarding the adequacy and sufficiency of consideration is correct। कंसिडरेशन के हवाले से, उसकी एडिक्वेसी और सफिशिएंसी के हवाले से क्या चीज करेक्ट है। कंसिडरेशन डज नॉट नीड टू हैव अ वैल्यू टू बी सफिशिएंट, इट्स रॉन्ग। कंसिडरेशन की कोई ना कोई जो है मॉनेटरी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। कंसिडरेशन इज सफिशिएंट इफ इट हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू, तो हाँ, अगर उसको कोई ना कोई वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे की टर्म्स में वैल्यू है, तो वो सफिशिएंट होती है।
कंसिडरेशन डज नॉट नीड टू बी सफिशिएंट बट मस्ट बी एडिक्वेट, उल्टा लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी सफिशिएंट। ठीक है, तो ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना लाजमी है, सफिशिएंट ना हो। ये तो उल्टा है ना, कंसिडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी है, एडिक्वेट ना हो, यानी कि बराबर ना हो लेकिन सफिशिएंट हो। ये भी गलती लिखा हुआ है। फिर है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, यानी कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि सिर्फ जो दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वही मतलब डीलिंग कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के राइट और ऑब्लिगेशंस को वही इन्फोर्स कर सकती हैं। तो उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहली स्टेटमेंट लिखिए, थर्ड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जनरली हैव इन्फोर्सेबल राइट अंडर इट। नहीं, जनरली जो है वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी के पास राइट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के पास जनरली, जनरली का मतलब होता है नॉर्मली, इन्फोर्सेबल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस वो आती हैं, लेकिन जनरली में फिर एक्सेप्शन वाली बात तो नहीं आ जाती ना उसमें। तो ये जनरल पूछा है कि जनरली प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हम ही एक दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और ऑब्लिगेशंस हम दोनों के पास ही हैं और हम ही एक दूसरे को सू कर सकते हैं। तो जनरल रूल यही है। ठीक है, बाकी अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या है कि सिर्फ हम दो बंदे जो है ना वो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और ऑब्लिगेशन हमारे पास है और हम ही एक दूसरे को सू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से उसने एक्सेप्शंस दी हुई है और एक वो कह रहा है एक्सेप्शन नहीं है। दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जिसमें थर्ड पार्टी कर सकती है सू, ठीक है, किसी भी पार्टी को, लेकिन एक जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। तो वो पढ़ के हमें पता चल जाएगा। पहली बात लिखी हुई है, अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू फॉर लॉसेस दे इनकर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इफ लॉसेस आर फोर्सीएबल। कि एक थर्ड पार्टी है वो अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो हुआ है उसमें उसको लॉस हो रहा है तो वो सू कर सकती है। तो यस, डेफिनेटली कर सकती है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टी से दरमियान हुआ है जनरली उन्हीं के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का भी सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है और उसको उसमें लॉस हो रहा है, तो यस, जो थर्ड पार्टी है वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन में आती है। वो अपने लॉसेस को क्लेम कर सकती है अगर उसे नजर आ रहा हो कि यार लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ब्रिंग एन एक्शन अंडर इट इफ एन इम्प्लाइड ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड। एक थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक्शन को ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकती है अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए इम्प्लाइड ट्रस्ट क्रिएट हो। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। फॉर एग्जांपल ये फादर है, फादर ने जो है अपने सन को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फादर ने अपने सन को। ठीक है, उसने राइट्स दिए प्रॉपर्टी के कि यार तुमने इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, और क्यों ख्याल रखना है उसने, कि जो मेरा ग्रैंड सन है यानी कि जो मेरा पोता है, ये प्रॉपर्टी जो है वो उसकी वजह से, क्योंकि अभी वो छोटा है, और उसके बेनिफिट के लिए जो है ना मैं ये प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पे मतलब तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा काम है इसको ख्याल करना। लेकिन इसका मकसद क्या है तुम्हें देने का, कि जो मेरा ग्रैंड सन है उसकी टेक केयर हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में रहे। ठीक है, उसको मतलब उसको बेनिफिट्स मिले सारे प्रॉपर्टी के। अब जो इस सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इम्प्लाइड ट्रस्ट जो है वो किस पे क्रिएट हो गया, ग्रैंड सन पे ना, कि ये इम्प्लाई कर रहा था कि यार इसके लिए भी तो है, इसी के तो बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो ग्रैंड सन को भी अगर वो जब बड़ा होता है, अगर उसका फादर जो है वो कोई मतलब इस हवाले से पंगा करता है, तो प्रॉपर्टी तो उसके हवाले से उसकी बेनिफिट की वजह से तो दी थी ना। तो अगर ग्रैंड सन के साथ उसका फादर डीलिंग अच्छी नहीं करता तो वो बेसिकली सू कर सकता है अपने फादर को। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन ये भी होगी कि a third party to a contract can bring an action under it if an implied trust has been created। जो दादा था उसको पोते की तरफ से implied trust कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हो गया था। उसने दादे ने अपने जो बेटे उसको सिर्फ प्रॉपर्टी इसी मकसद के लिए दी थी, उसको राइट्स दिए थे कि तुमने इसका ख्याल रखना है प्रॉपर्टी का, इसके हवाले से डीलिंग करनी है, और ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि तुमने इससे जो ग्रैंड सन है बेसिकली अल्टीमेटली उसको बेनिफिट होना चाहिए, उसके फायदे के लिए तुम्हें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उसका ख्याल तुमने रखना है। तो इस सिचुएशन में जो ग्रैंड सन है वो अगर उसके साथ कोई उसका फादर अगर वो कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है, यानी कि एक्शन फॉरवर्ड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान ही हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए हुआ हुआ है, सी के बेनिफिट के लिए हुआ हुआ है। तो सी का एक इम्प्लाइड ट्रस्ट क्रिएट हो गया, तो सी जो है वो एक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ले सकता है। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन, पहली दोनों एक्सेप्शन होगी।
अब तीसरी जो है, अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स राइट्स अंडर इट इफ इट इज इक्विटेबल फॉर देम टू डू सो। तीसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है अगर उनके लिए उनको लगता हो कि ये काम ठीक है। देखें, अगर मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलत चीज भी करता हूं तो आप मुझे सू करेंगे ना। कोई तीसरा बंदा जो है वो आके तो नहीं सू करेगा ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र है, ना उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके हवाले से कोई, ना उसके और आपके दरमियान कोई थर्ड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। यानी कि एक बंदा अगर वो देखता है कि दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसको लगता है कि यार एक पार्टी दूसरी के साथ ज्यादती करी है तो मैं सू कर लेता हूँ, एक्शन ले लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। सिर्फ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये एक्सेप्शन जो है वो नहीं होगी। बेसिकली जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। हमने बताना था क्या चीज एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है ये वाला? जी। सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस हवाले से कि आप इंटेंशन है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की। सोशल अरेंजमेंट्स जो हैं जनरली वो इंटेंडेड टू बी लीगल बाइंडिंग, यानी कि आपस में जो आपकी सोशल अरेंजमेंट्स होती हैं दोस्तों के साथ, मतलब सोशल अरेंजमेंट क्या, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, कोर्ट जनरली ये एज्यूम करता है कि वो लीगल होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरल ये एजम्पशन नहीं होती, ठीक है, ये तो नहीं है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर जनरली नॉट इंटेंडेड टू बी लीगली बाइंडिंग। ये तो उल्टा लिख दिया, कमर्शियल जो एग्रीमेंट जो बिजनेस पर्सपेक्टिव में हुई हो जनरली वो बाइंडिंग होती हैं। वो कह रहा है नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी लीगली बाइंडिंग इफ बोथ पार्टीज इंटेंडेड इट टू बी सो। कॉन्ट्रैक्ट तभी लीगली बाइंडिंग होगा जब दोनों पार्टी की इंटेंशंस होंगी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द पार्टीज इंटेंड टू बी लीगली बाउंड। इन तीनों में से किस सिचुएशन में आपको लगता है कि पार्टीज की इंटेंशन है लीगली बाउंड होने की। तो लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं। लेटर ऑफ कंफर्ट में मैंने आपको बताया था कि अब एक कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी है किसी और कंपनी के हवाले से वो एक लेटर लिखती है किसी थर्ड कंपनी को जो कि ट्रेडिंग कर रही है। मैं चलो वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि तीन कंपनीज हैं, आप एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। अब कंपनी बी जो है वो कंपनी सी के साथ कोई भी ट्रेडिंग कर रही है, कोई भी डील कर रही है। अब ए ने जो है वो सी को एक लेटर ऑफ कंफर्ट लिख दिया, लेटर ऑफ कंफर्ट लिख दिया। बी जो है वो ए की सब्सिडी थी, तो ए ने सी को कहा कि यार तुम लोग ट्रेडिंग की, तुम लोगों की निगोशिएशंस जा रही हैं, आपस में तुम लोगों ने काम कर रहे हैं कि निगोशिएशंस जा रही हैं, तो बी जो है वो एक अच्छी कंपनी है, तुम उनके साथ ट्रेडिंग करो, तो मतलब आप दोनों के लिए अच्छा होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। अब इन केस मतलब अगर बी जो है और सी के दरमियान ट्रेडिंग वो हो जाती है और बी जो है वो नुकसान प्रोवाइड कर देता है सी को, तो सी जो है वो ए को सू नहीं कर सकता। लेटर ऑफ कंफर्ट की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो जस्ट एक मतलब कंफर्ट के लिए वो लेटर लिख देता है कि यार आप कर लो, ये लोग अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सी ए को सू कर दे, ठीक है। तो लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो लीगल बाइंडिंग को क्रिएट नहीं करता, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी बाइंडिंग इन ऑनर का क्या मतलब होता है? बाइंडिंग इन ऑनर यूजली जो ये गेम्स होती हैं इनमें होता है कि जैसे अब एक क्रिकेट की गेम है, उसमें स्टेडियम में जो क्राउड है अगर वो कैच कर ले, ठीक है, कैच अगर कर ले तो उसको कहते हैं कि हम आपको कोई रिवॉर्ड देंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना ये बाइंडिंग इन ऑनर ओनली कहलाते हैं, कि इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती। अगर वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअली वो ऑब्लाइज्ड नहीं होते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग इन ऑनर कहते हो, और ये यूजली इसी तरह के गेम शोज और रिवॉर्ड्स में ही होते हैं कि वो कूपन के पीछे या टिकट के पीछे वो लिखा होता है कि दिस इज जस्ट बाइंडिंग इन ऑनर, यानी कि इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी बिटवीन देम, ये जो है ना एक लीगली बाउंड हो सकता है। अब हमने केस पढ़ा था कि अगर हस्बैंड और जो वाइफ है वो हैप्पीली मैरिड है, तो अगर वो उनके दरमियान कोई चीज ऐसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो हम जनरली एज्यूम करते हैं कि इट्स नॉट अ लीगल बाइंडिंग, इंटेंशंस नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना इज अ बिग थिंग, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली इंटेंशन होगी ना कि लीगली बाउंड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी एक दूसरे के नाम कर रहे हैं, सही है। तो इस सिचुएशन में इंटेंशन होती है पार्टी की कि हम लीगली बाइंड हो रहे हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रूल फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन। एक मिनट,